यूं तो मशरकी पाकिस्तान में तखरीब कारी के वाक़यात इससे पहले शुरू हो चुके थे, लेकिन उससे कबल वो ये हमले छुप छुप कर इनफरादी तौर पर किया करते थे और कभी किसी को खुलकर सामने आने की जुर्रत न हुई थी। मगर मुनज़्ज़म तौर पर ढाका के गिरदोनिवाह में तखरीबकारों की पहली बड़ी कार्रवाई थी जिसे हमने कुचल कर रख दिया था। ताहम जो कयास आराइयां थीं वो अब हकीकत बनकर हमारे सामने आने लगी थीं। हम आतिश फिशां के धाने पर खड़े थे और अब वो फटने को बिल्कुल तैयार था। मैंने हेडक्वार्टर पहुंचते ही मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर ली और अपने काम से फारिग होते ही मुनीर के वालिदैन को भी उसकी शहादत के बारे में खत लिखने बैठ गया। ये कोई नाखुशगवार फर्ज नहीं था और ना ही मैं बादिल नखास्ता अदा कर रहा था। एक सिपाही की मंजिल एक बावकार शहादत के अलावा और हो भी क्या सकती है। वो खुशनसीब लोग थे जो सुरखरू होकर अल्लाह की अदालत में जा पहुंचे थे। हम फौजी शहीदों की मौत पर नौहे नहीं पढ़ा करते, ना ही तारीफ करते हैं। हमें इल्म है वो इन तमाम तकलीफात से बेनियाज हैं, लेकिन वो जो एक अनदेखा अनजाना सा रिश्ता है हमें एक जंजीर की शक्ल में एक दूसरे से वाबस्ता कर देता है, उसकी सदाकत से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। जब मुझे मुनीर के बचपन की मंग का ख्याल आता जिसने 5वें रोज सुहागन बनना था और जो सुहाग की मेहंदी रचाए आंखों में जाने क्या क्या सपने सजाए उसकी मुंतजिर थी, तो ये सोचते ही मेरा दिल बैठने लगता। अपने मुख्तसर से खत में मैंने उनके जियाले की दलेराना शहादत की इत्तला देते हुए उन्हें खुशबख्त गर्दाना और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए कमाल इनकिसारी से दुआएं की। मैंने उन्हें ये भी लिखा कि वो मेरी आंखों के सामने शहीद हुआ है और उन्हें मैं गांव आकर उसके लम्हे लम्हे की कहानी सुनाऊंगा। शुहदा की लाशें ताबूतों में बंद करके उनके सामान समेत उनके घरों को रवाना कर दी गईं। अगले चंद रोज तो इंटेलिजेंस की रिपोर्टों के मुताले में ही गुजर गए और आखिर एक शाम मेरे लिए वो हुक्म आ गया जिसकी खुसूसी तरबियत देकर मुझे यहाँ भेजा गया था। हमारी इत्तला के मुताबिक जैसूर के नजदीक एक ऐसे फौजी कैंप का सुराग मिला था जहाँ से तखरीबकारों को ट्रेनिंग देकर मशरकी पाकिस्तान में दाखिल किया जाता। इंटेलिजेंस ने यह भी बताया था कि जिस मकाम पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ उनके लिए गोला बारूद के खासे ज़खायर भी मुख्तस कर दिए गए हैं। मेरी खुशी का ठिकाना न था। दर हकीकत मैं अपने सही मिशन पर अब पहली बार मामूर हुआ था। एक जहाज मुझे मंजिल की तरफ ले गया। हम जैसूर के करीब एक फौजी अड्डे पर उतर गए जहां से एक तेज रफ्तार जीप मुझे सरहदी पोस्ट पर ले आई। यहाँ एक कर्नल और SSG के एक कैप्टन अपनी कंपनी के जवानों के साथ मेरे मुंतजिर थे। कर्नल तो थोड़ी देर के बाद रुखसत हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे और कैप्टन को हमारे मिशन से पूरी तरह आगाह कर दिया था। जाते जाते उन्होंने एक मर्तबा फिर मेरी तरफ बगौर देखा, कंधे पर हाथ रखा, गुड लक माय बॉय, और आहिस्ता से खुदा हाफिज कहते हुए पोस्ट से बाहर निकल गए। रात के पिछले पहर हम लोग व्हाइट लाइन पर पहुंच गए थे। सरहद पर पहुंचकर कैप्टन साहब ने हमें हिदायत दी, एक गहरी नजर हम सब पर डाली और मूव का हुक्म देकर आगे आगे चल दिए। उनके पीछे 3 जवान थे और आखिर में मैं। हम सब अपनी तरबियत के मुताबिक एक दूसरे से फासला रखकर और सीधी कतार में चल रहे थे। आर्मी की इस्तिलाह में ये हसास इलाका यानी सेंसिटिव एरिया था। सरहदों का तसव्वुर मिट चुका था। रोजाना दोनों अतराफ से दर्जनों पार्टियां एक दूसरे के इलाके में घात लगाने जाया करती थीं। हर रोज भारतीय एजेंट असलहा और प्लान लेकर मकामी गद्दारों से राब्ता कायम करते थे। ऐसे इलाके जहां दुश्मन के कमांडोज का हमला मुतवक्के हो उमूमन कुछ ज्यादा ही कैमोफ्लाज रखे जाते हैं। उसकी एक वजह तो शायद जंगी हिकमत अमली हो, लेकिन ज्यादातर खतरा पेट्रोल पार्टियों या एयर अटैक का होता है। हमारी इतलात के मुताबिक यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर दुश्मन ने जमीन दोज सुरंगें बिछा रखी थीं। कमांडोज मौत से डरा नहीं करते, लेकिन मिशन अधूरा छोड़कर मरना भी पसंद नहीं करते। रात के अंधेरे में बेएहतियाती से माइंस पर पांव पड़ जाए तो अपने ही परखचे नहीं उड़ते, उसके साथ ही दूर दराज धमाके से सोया हुआ दुश्मन भी बेदार हो जाता है। और चंद कमांडोज जो घेरे में आ चुके होते हैं सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकते कि बहादुरी से बेबसी की मौत मर जाएं। हम हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। कैप्टन साहब खासे तजुर्बाकार कमांडर थे और इस मुहिम की अहमियत के पेश नजर ही उन्हें हमारी कमांड सौंपी गई थी। जहां उन्हें शक गुजरता था रुक जाते और हमें वहीं ठहरने का हुक्म देकर खुद आगे निकल जाते। जब तक वो तसल्ली न कर लेते हम वहीं दुबके रहते। हम दुश्मन के इलाके में तकरीबन 3-4 मील घुस चुके थे। चारों समत फैला पुरहौल सन्नाटा किसी मेंढक के टराने से चंद लम्हों के लिए मजरू होता और फिर वही गहरा सन्नाटा छा जाता। दुश्मन के इलाके में की जाने वाली किसी कार्रवाई में मैं पहली मर्तबा हिस्सा ले रहा था। इससे पहले ट्रेनिंग में हमने जाने कितनी बार छुपकर घात लगाई थी। दुश्मन के इंतजार में रातें आंखों में काटी थीं। हमारी स्कीम अक्सर नंबर 1 होती थी। आज मुझे अपनी आजमाइश ही नहीं करना थी बल्कि अपने उस्ताद
उस्तादों की दी हुई तरबियत को भी आजमाना था। अपने वालिद की सुनाई हुई तमाम कहानियां एक एक करके मेरे लाशऊर में जाग रही थीं। वो अक्सर छापामार कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुके थे और बड़े फख्र से हमें अपने कारनामे सुनाया करते थे। अपने सबसे बड़े दोस्त भी तुम खुद हो और सबसे बदतरीन दुश्मन भी तुम। ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर के ये अल्फाज मेरे जहन पर नक्श थे। हमारा एक ही हथियार है, खुद एतमादी और अल्लाह की नुसरत पर हमारा पक्का ईमान। तरबियत को किसी फौजी की जिंदगी में वाकई एक अहम मकाम हासिल है, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ दूसरे अनासिर भी मुझ पर असरअंदाज हो रहे हैं। मेरा ईमान और दुश्मन से टकरा जाने का अज़्म। हम बका की जंग लड़ रहे थे और हमारा वास्ता एक घटिया दुश्मन से था, जिसने हमें खत्म करने के लिए बड़े घटिया और पस्त हरबे आजमाए थे। हम टारगेट के नजदीक पहुंच चुके थे। ये इलाका कैप्टन साहब का देखा भाला लगता था। वो हमें महफूज तरीके से यहाँ तक ले आए थे। अब प्लान के मुताबिक हम 2 टोलियों में बट गए। एक टोली कैप्टन और एक जवान पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी टोली में मेरे साथ 2 जवान थे। हम एक खुश्क नाले में, जो शायद बरसात के दिनों में पानी की गुजरगाह रहता होगा, बैठे थे। उसके दोनों किनारों पर बड़े बड़े और घने सरकंडों का सिलसिला दूर तक फैलता चला गया था। कैप्टन और मैं नाले में छोटा सा नक्शा बिछाए बैठे थे, जबकि जवान सरकंडों में पोजीशन लिए अगले हुक्म के मुंतजिर थे। कैप्टन पेंसिल टॉर्च की रोशनी में मुझे जुज़ियात बता रहे थे। चंद मिनट के बाद हम दोनों उठ खड़े हुए। उन्होंने मेरी पीठ थपक कर मुझे गुड लक कहा और अपने साथी के हमरा अंधेरे में रेंग गए। मैं अपने दोनों जवानों के साथ निशाने की तरफ चल दिया। हम सरकंडों और कुदरती झाड़ियों की ओट में छुप छुप कर आगे बढ़ रहे थे। मेरी आंखें अब अंधेरे में दूर दूर तक देखने के काबिल हो चुकी थीं। हमारे सामने एक नीम दायरे की शक्ल में असलहे से भरे दुश्मन के ट्रक खड़े थे और उनके करीब 2 पहरेदार शायद आपस में बातें कर रहे थे। मेरा इशारा पाते ही दोनों जवान मेरे साथ ही जमीन से चिपक गए। अब हम कोहनियों के बल रेंगते हुए उनकी समत बढ़ रहे थे। खुद रौ झाड़ियां हमारी मददगार थीं। मेरी आंखें अब अंधेरे में दूर दूर तक देखने के काबिल हो चुकी थीं। हमारे सामने एक नीम दायरे की शक्ल में असलहे से भरे दुश्मन के ट्रक खड़े थे और उनके करीब 2 पहरेदार शायद आपस में बातें कर रहे थे। मेरा इशारा पाते ही दोनों जवान मेरे साथ ही जमीन से चिपक गए। अब हम कोहनियों के बल रेंगते हुए उनकी समत बढ़ रहे थे। खुद रौ झाड़ियां हमारी मददगार थीं। एक झाड़ी के नजदीक हम रुक गए। एक जवान को यहाँ बैठने का इशारा करके दूसरे को मैंने दूसरी तरफ रवाना कर दिया। झाड़ी में बैठे जवान ने दोनों पहरेदारों को अपने निशाने पर ले रखा था। कमांडोज की यही कोशिश होती है कि वो कोई शोर शराबा किए बगैर अपना मिशन पूरा कर लें, क्योंकि दुश्मन होशियार होता है और खुसूसन ऐसे मकामात पर जहां कमांडोज का हमला मुतवक्के हो मुंतजिर रहता है। मैं पेट और कोहनियों के बल रेंगता अब उस जगह पहुंच चुका था जहां से मेरे अंदाजे के मुताबिक पहरेदार को वापस घूमना था। चेहरे पर मली स्याही की वजह से मैं अंधेरे ही का एक हिस्सा बन गया था। नायलॉन की एक छोटी सी रस्सी मेरे हाथ में थी। इंतजार की शिद्दत से मेरे आसाब तड़कने लगे थे। वो कमबख्त अभी तक खुशगपियों में मसरूफ था। हालांकि उसूल के मुताबिक उन्हें चलते रहना चाहिए था। इस बात से मैंने यही अंदाजा लगाया कि उन्हें अपने किसी अफसर की अचानक आमद का खतरा नहीं, इसलिए वो इतने गैर मोहतात थे। तकरीबन 5 मिनट के आसाब शिकन इंतजार के बाद वो अपनी अपनी जगह से हिले। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी और रगों में अंगारे दौड़ने लगे थे। अपने वजूद की तमाम तर कुव्वत हाथों में समेटते मैं चीते की तरह जमीन से चिपका अपने शिकार का गला दबोचने के लिए बेकरार हुआ जाता था। उसके कदमों की आहट अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती जा रही थी। अपनी राइफल उसने बेपरवाही से कंधे पर लटका रखी थी और खुद मध्यम सुरों में कुछ गुनगुनाता आने वाली कयामत से बेखबर कदम ब कदम मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी नजरें अपनी दूसरी तंसीबात पर गड़ी थीं। मेरे और उसके दरमियान एक छोटी सी ना होने के बराबर झाड़ी हायल थी, जिसका मैं खुद भी एक हिस्सा बना हुआ था। कमांडोज को दौरान तरबियत सबसे ज्यादा तवज्जो से यही बात सिखाई जाती है कि वो खुद को दूसरों की नजरों से किस तरह महफूज रख सकते हैं। अचानक मेरा दिल उछलकर हलक में अटक गया। मेरी नजरें उसके कदमों पर जमी थीं, जो मेरे सर से बमुश्किल 3 फुट के फासले पर आकर ठहर गए थे। मेरी हथेलियां पसीने में भीग रही थीं। किसी भी लम्हे हमारा झाड़ी में छुपा साथी उस पर फायर कर सकता था। ये ठीक है कि अपनी तरबियत के मुताबिक वो आखिरी लम्हों तक खुद पर कंट्रोल रखता, लेकिन बहरहाल मैं उसका कमांडर भी था और पाकिस्तानी सिपाही के लिए अपने कमांडर की जान खतरे में देखना नामुमकिन है। उसकी चलाई हुई गोली से मेरी जान तो वक्ती तौर पर बच जाती, लेकिन हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि इलाही ये कमबख्त अपनी जगह से हिले। शायद कुदरत को मेरी हालत पर रहम आ गया और उसके कदम अपनी जगह से उठ गए। अब मैं उसे मजीद मोहलत देने के लिए तैयार न था। जो ही वो मुझसे 1-1.5 गज आगे जाकर वापसी के लिए घूमा, मैंने जस्त लगाकर नायलॉन की डोरी उसके गले में डाल दी और बमुश्किल 20-25 सेकंड में वो कैद हयात से छुटकारा पा गया।
मैंने इंतहाई फुर्ती से उसे जमीन बोस होने से पहले ही पीठ पर लाद कर उस झाड़ी में फेंक दिया जहां मैं फरिश्ता अजल बनकर चंद मिनट पहले उसका मुंतजिर था। उसके साथ ही मैं तेजी से रेंगता हुआ उस झाड़ी में पहुंच गया जहां हमारा तीसरा साथी ड्यूटी दे रहा था। मेरा दूसरा साथी, जिसे दूसरे पहरेदार को जहन्नम वासिल करना था, उसके शिकार को शायद बहुत थोड़ी मोहलत नसीब हुई थी। मेरा इशारा पाते ही वो दोनों भी बिजली की सी फुर्ती के साथ अपनी जगह से निकले और उन बड़े बड़े ट्रेलरों के नजदीक पहुंच गए जिन पर एमुनिशन और गोला बारूद लदा हुआ था। मैं मशीन गन लिए उन पर नजरें गाड़े वहीं बैठा रहा। तकरीबन 2 मिनट बाद वो वापस आए। उन्होंने मखसूस मकामात पर डेटोनेटर लगा दिए थे। अब हम तीनों झुकते हुए तार अपने पीछे बखेरते वहां से दूर हटते जा रहे थे। एक महफूज और मखसूस जगह पहुंचकर मैंने तार बैटरी से मुंसलिक कर दिया। हमारा एक साथी अपनी लाइट मशीन गन जमीन पर टिकाए कुछ फासले पर मोर्चा जमा कर बैठा रहा। दूसरा एक लीवर पर हाथ रखे मेरे इशारे का मुंतजिर था। मैंने एक तरफ हटकर अपनी जेब से नन्ना सा ट्रांसमीटर निकाला तो मुझे एहसास था कि इन मोर्चा बंदियों की मुखालिफ समत में मेरे कैप्टन साहब कितनी बेकरारी से मेरे कौशन के मुंतजिर होंगे। उस इलाके में ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चारों तरफ भारतीय फौज डिप्लॉय थी और कोई फ्रीक्वेंसी महफूज नहीं थी। ट्रांसमीटर ऑन करके मैंने सिलसिला मिलने पर सिर्फ एक कोड वर्ड कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। चंद सेकंड के बाद हमारी मुखालिफ समत से जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। मैंने जोश गजब में अपने साथी को हुक्म दिया, डाउन। उसका लीवर वाला हाथ नीचे झुका और फजा में जोरदार धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया। स्याह रात नंगी हो गई। एमुनिशन फटने से धमाकों के साथ इतनी तेज चमक पैदा हुई कि उस समत देखना मुहाल हो गया। खैमों में नींद में मदहोश सिपाही दीवानावार उठकर भागते और लुक़्मा अजल बन जाते, क्योंकि मुखालिफ समत कैप्टन साहब ने भी यही कारनामा अंजाम दिया था। मेरा जी तो यही चाहता था कि वो आतिशो आहन जो दुश्मन ने हमें फूंकने के लिए इकट्ठा कर रखा था, दुश्मन को उसका ईंधन बनते देखता रहूं। लेकिन हालात किसी और अमर के मुतकाजी थे। तकरीबन 5 मिनट तक हमारी लाइट मशीन गन जान बचाने के लिए भागने वाले सिपाहियों को चाटती रही। फिर मैंने अपने जांबाजों को मराजियत का हुक्म दे दिया। हम तेजी से अपनी सरहदों को पलट रहे थे। जो लोग फौजी जिंदगी का तजुर्बा रखते हैं वही अच्छी तरह जान सकते हैं कि वापसी का सफर रवानगी से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। पहले दुश्मन किसी हद तक बेखबर था, लेकिन अब उस इलाके के चप्पे चप्पे में फैली हुई अफवाज को इत्तलात मिल चुकी थी कि पाकिस्तानी कमांडोज उनके इलाके में दर आए हैं। अभी हम बमुश्किल 1.5-2 फरलांग ही चल पाए थे कि हमें ठिठक कर रुक जाना पड़ा। कमांडोज की छठी हिस्स आम फौजियों से ज्यादा तेज होती है। मेरे एक साथी ने लेट कर अपना एक कान जमीन से लगा दिया। वो शायद कोई सुनगुन लेने की कोशिश कर रहा था। चंद सेकंड के बाद वो उठकर खड़ा हो गया और हाथ के मखसूस इशारे से उसने करीब ही दुश्मन के दस्तों की नकलो हरकत की निशानदही कर दी। यकीनन वो लोकेटिंग फोर्स के दस्ते थे जो हमारे ताकुब में आ रहे थे। इन दस्तों का ताल्लुक भी फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG से होता है और उन्हें कमांडो से निमटने की खुसूसी तरबियत दी जाती है। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक दुश्मन ने घेरो और मार डालो वाली चाल चली थी। उन्होंने हमारे गिर्द घेरा डाल लिया था। यहाँ से सरहद तक फौज फैली हुई थी जो अब मंसूबाबंदी के साथ हमारी आमद की मुंतजिर थी। हमारी तमाम तर तवक्कुआत खुदा की जात और अंधेरी रात से वाबस्ता थी। रात को अंजाम पाने वाली मुहिम्मात में सबसे ज्यादा खतरा इसी बात का होता है कि पेट्रोलिंग पार्टियां या हमलावर पार्टियां भटक कर कहीं दुश्मन के इलाके में न पहुंच जाएं। लोकेटिंग फोर्स उमूमन ये हरबा इस्तेमाल करती हैं कि वो मशकूक मकामात के इर्द गिर्द जहां उन्हें छापामार कमांडोज की मौजूदगी का शक गुजरे फायरिंग करवाते हैं। उनकी हत्तुल मकदूर कोशिश यही होती है कि सुबह तक छापामार कमांडोज के इर्द गिर्द फायरिंग करके उन्हें अपने इलाके ही में भगाते रहें और दिन निकलने पर उन्हें चूहों की तरह पकड़ लें। मैंने हाथ पर बंधी घड़ी में नस्ब कुतुब नुमा देखा और अपनी सही समत का तयन करने के बाद दोनों जवानों को स्टैंड टू पोजीशन में आगे बढ़ाया। हम तीनों अब फैल कर आगे की समत बढ़ रहे थे। सरहद अभी कम से कम 2-2.5 मील दूर थी और ये कोई मामूली फासला नहीं था। खुसूसन इन हालात में तो किसी भी बात की तवक्को की जा सकती थी। हम झुकी हुई पोजीशन में तेजी से बगैर आवाज पैदा किए चल रहे थे। अचानक जमीन ने जैसे मेरे पांव पकड़ लिए। मेरी दाएं समत से रोशनी का एक तूफान उमड़ रहा था जो आसमान की वसतों में फैलता चला जा रहा था। शायद दुश्मन ने उस इलाके में सर्चिंग इक्विपमेंट छुपा रखे थे और जमीन के सीने में दफन किसी धात के आले ने हमारी मौजूदगी का इंकिशाफ कर दिया था। दुश्मन रोशनी राउंड फायर करने लगा। मेरे दोनों साथी मंजे हुए कमांडोज थे और 1965 की जंग में भी कई कारनामे सरंजाम दे चुके थे। उनके लिए ये सूरत हाल नई नहीं थी और न ही हम लोग ऐसी बातों से घबराया करते हैं। हम
हम तीनों ने एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर एक साथ करीबी खाई में छलांगे लगा दी। ऐसे छोटे छोटे नदी नाले, टीले और झाड़ियां वगैरह किसी भी कमांडोज के लिए कुदरत का बेहतरीन अतिया होते हैं। खैरियत गुजरी कि अभी तक हम रोशनी की जद में नहीं आए थे। हमने उसी खाई को मोर्चा बना लिया। मेरे दोनों साथियों ने वहां लाइट मशीन गन चंद ही सेकंड में नस्ब कर ली। मैंने अभी तक फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था, क्योंकि खामखा भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने के हम कायल नहीं होते। हमारा ताकुब करने वाले करीब से करीब तर होते चले जा रहे थे। हम दोनों के पास टेन गन्ने थीं या फिर दस्ती बम, जिनकी हैसियत न होने के बराबर थी। गन ड्यूटी वाले जवान ने सरगोशी की सर, और उसका इस तरह आवाज देने का मतलब तो मैं बखूबी समझता था, लेकिन उसे क्या जवाब देता। दाईं समत से दुश्मन का शोर साफ सुनाई दे रहा था। वो अगरचे अभी तक स्टेन गन की रेंज में नहीं आए थे। मैंने झुरझुरी ली और सोचा मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगी है। मामला अब ऐसा रुख इख्तियार कर गया है कि एक जान की कुर्बानी दिए बगैर बाकी 2 जानें किसी सूरत नहीं बचाई जा सकती। ख्यालात का एक समंदर मेरे सीने में करवटें लेने लगा। मुझे अपने उस्ताद की बातें याद आने लगी। वो कहते थे फौजी जिंदगी में जज्बाती मरहले तो अनगिनत आते हैं, लेकिन एक अच्छे कमांडर की खूबी ये है कि वो अक्ल और होश के दामन को कभी हाथ से नहीं छोड़ता। उसके नजदीक एक जवान की शहादत का दुख भी किसी तरह कंपनी की मौत से कम नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ एक डिसिप्लिन की हद तक है, वगरना असल में वो सब लोग एक कुंबे की तरह ही आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मशीन गन वाले जवान ने मेरे ख्यालात का सिलसिला मुनक़ता किया। सर, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने उसकी जानिब देखा। उसकी उंगली ट्रिगर पर रखी थी और उसकी मुल्तजी निगाहें हमारी तरफ थीं। मेरा जवान मुझसे मौत के मुंह में कूदने की इजाजत मांग रहा था। मैं सोचने लगा, मैं इसे क्यों मरने दूं? मैं चंद लम्हात के लिए जज्बाती हुआ चाहता था, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैं पाकिस्तानी फौज का ऑफिसर बन चुका था। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी। गुड लक, खुदा हाफिज। मेरा दूसरा साथी बोला, रब राखा ग्राई, और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अभी हम बमुश्किल 15-20 गज ही चलने पाए थे कि अचानक फजा में अल्लाहु अकबर की गूंज सुनाई दी और उसके साथ ही गोलियों का शोर। दुश्मन गालिबन बहुत नजदीक आ गया था। हमारे साथी के दलेराना इकदाम ने हमारे ताकुब में बढ़ते हुए फौज के कदम रोक दिए। नारे की ललकार सुनते ही मेरा हमराही ठिठक कर रुक गया। गालिबन उसने अपने संगी को अकेला छोड़ना गवारा नहीं किया था। ये लम्हा जज्बाती होने का नहीं था, होश में आने का था। मैंने उसका हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया और अपने साथ ही भगाने लगा। साफ दिखाई दे रहा था कि वो नीम दिली से भाग रहा है। अचानक फजा जोरदार धमाकों से लरजने लगी। यहाँ कहीं करीब ही कोई फील्ड रेजिमेंट डिप्लॉय थी, जिसने हम पर होविट्जर से गोलाबारी शुरू कर दी। मुझे दुश्मन की बुजदिली पर तैश आने लगा। हम कोई टैंक लेकर तो उस पर नहीं चढ़ दौड़े थे, न ही हमारी तादाद सैकड़ों में थी। न जाने कमबख्तों के पास फूंकने के लिए इतना असलहा कहां से आ गया था। होविट्जर तकरीबन 25 पाउंड का गोला फायर करती है, मगर उससे ये एक सहूलत हमें मिल गई कि उसका गोला चूंकि फजा में ऊंची मार करता है, इसलिए हम किसी हद तक महफूज भी थे। शायद करीब ही कहीं उनकी कोई बैटरी डिप्लॉय थी और किसी बौखलाए हुए ऑफिसर ने उसको लड़ाई में झोंकने का फैसला कर लिया था। हम दोनों सांस रोके एक खड्ड में बैठे थे। चंद मिनट के बाद ये बला टल गई। शायद दुश्मन को अपनी बेवकूफी का एहसास हो गया था, या फिर सरहद करीब होने की वजह से उसने हैवी फायरिंग के जवाब में होने वाले रद्द-ए-अमल से बचने के लिए ऐसा किया था। हम दोनों तेजी से बाहर निकल आए। अब हल्के असलहे की फायरिंग सुनाई दे रही थी, फिर वो भी खामोश हो गई। हमारा शेर मर गया होगा। मैंने तकरीबन भागने की रफ्तार अपना ली थी। एक फरलांग चलने के बाद हम फिर जमीन से चिपक गए। एक मर्तबा फिर बाईं समत से रोशनी का एक तूफान उठा। मैंने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि हम भारतीय फौज की पोजीशनों के दरमियान से गुजर रहे हैं। लेटे लेटे सर उठाकर मैंने चारों समत का जायजा लेना चाहा तो खून की गर्दिश रुकती महसूस होने लगी। मुझसे बमुश्किल 15-20 गज के फासले पर एक बंकर से एक मीडियम गन की नाल बाहर झांकती दिखाई दे रही थी। मैंने अपने साथ लेटे जवान को हुक्म दिया, कम ऑन, और कोहनियों के बल पीछे हटना शुरू कर दिया। मैं तकरीबन 5-6 गज पीछे हटाया, लेकिन वो जवान बदस्तूर वहीं रहा। मुझे कुछ गुस्सा भी आ रहा था। दोबारा उसके करीब पहुंचकर मैंने उसके कंधे को झंझोड़ा। कम ऑन मूव। जवान ने मेरी तरफ गर्दन मोड़ी। उसकी आंखों में बिजलियां कौंध रही थीं। बोला, सर हमको माफ करना, हम वापस नहीं जाएगा। जाने उसके लहजे में क्या छुपा था कि सर्द सी एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात से उसकी तरफ देखा। वो बोला, साहब वो मेरा गराई था। हम फौज में इकट्ठा भर्ती हुआ साहब, ट्रेनिंग भी एक साथ किया, कबड्डी भी इकट्ठा खेला, जिंदगी भर इकट्ठा रहा है सर। अब वो अगला जहां में अकेला कैसे जाएगा साहब? हम कल खुदा की अदालत में उसको क्या मुंह दिखाएंगे साहब? हम अपना संगी को मौत की राह पर अकेला नहीं जाने देगा सर। खुदा रहा हमें माफ कर देना।
उधर हमारा गांव के लोगों को बोलो हमने यारी निभा दिया। वो बोल रहा था और मेरी सांस धूकनी की तरह चलने लगी थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे तक रहा था। उसने ठोस दलील दी थी, लेकिन उसका फलसफा मुझे कैसे हजम होता। इससे पहले कि मैं उसे खुदा हाफिज कहता, उसने माजरत तलब निगाहों से मेरी समत देखा, बोला खुदा हाफिज सर, और फिर वो अंधेरे में रेंग गया। मैं बेहिस्सो हरकत अपनी जगह लेटा रहा। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा रुआं रुआं मफलूज हो चुका हो। मेरी आंखों के सामने मेरा जवान मौत के मुंह में जा रहा था और मैं उसे आवाज देकर मना भी नहीं कर सकता था। तेजी से रेंगता वो उस गन की नाल के नजदीक जा पहुंचा। रुककर उसने एक नजर पीछे डाली। शायद जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी उसे अफसर की हुक्म उदूली का एहसास सता रहा था। अपने पाउच से उसने हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल कर खड़ा हो गया। उसकी ललकार गूंजी, अल्लाह अकबर, और फिर उसने उछल कर ग्रेनेड बंकर में फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ। गन के साथ गनर्स के भी परखचे उड़ गए और आसमान भी रोशन हो गया। वो 3 मोर्चों के दरमियान स्टेन गन थामे यलगार कर रहा था। मेरे बदन में यकदम अंगारे दौड़ने लगे। मैं बिजली किसी तेजी से उठा और ग्रेनेड फेंकने लगा। मेरे हाथ मशीनी अंदाज में काम कर रहे थे। इतने तेज ग्रेनेड फेंकने का मुजाहिरा मैंने जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं किया था। 3 मोर्चों से आग उगलती गन्स खामोश हो चुकी थी, लेकिन मेरा जवान मौत की शाहरा का मुसाफिर भी अपनी मंजिल पा गया था। वो अपने संगी से शर्मसार होना गवारा नहीं करता था। खुदा के हुजूर क्यों शर्मिंदा होता। अल्लाह ने भी उसकी लाज रख ली। खतरे के एहसास ने मेरी नस नस में बिजलियां भर दी थीं। मैं तेजी से क्रॉलिंग करता वहां से दूर ही दूर हटता चला जा रहा था। नजदीक तो फिलहाल कोई मोर्चा नहीं था, अलबत्ता मुझ पर दूर से क्रॉस फायर आने लगा। दुश्मन ने अपनी तमाम तर सूझबूझ के मुताबिक जमीन के चप्पे चप्पे पर आग का जाल बिछा दिया था। लेकिन रस्म खलीली निभाने वाले आतिशो आहन के तूफान कब खातिर में लाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं अपना कुतुब नुमा देख लेता। मेरे पीछे बदस्तूर फायरिंग जारी थी। अब मैंने सीधे होकर चलना शुरू कर दिया था। बड़े बोझल कदमों और दुखी दिल से वापस आ रहा था। मुझे अपने जिंदा बच आने पर शर्म आ रही थी। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके भी आ जाते हैं जब हमें अपने जिंदा रहने पर अफसोस होता है और हम अपने साथियों की मौत पर नाराए तहसीन बुलंद करते हैं। उस वक्त कुछ ऐसे ही जज्बात थे मेरे। मैंने दिल ही दिल में जुदा होने वाले साथियों के लिए फातिहा पढ़ी और अपने सफर पर चलता गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।